फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जो गूगल फॉर्म का जो लिंक दिया गया था उसके फर्स्ट टेस्ट के जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम एक एक प्रश्न को इसमें देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह हमें पहला प्रश्न दिया गया है। तो देखिए इसका हल। देखिए, शांत दशमलव के रूप में यह प्रश्न दिया है हमें, शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, जिस परिमेय संख्या का हर 2 की घात और m की घात के रूप में होगा, देखिए मैं लिख देता हूं मैं, यदि परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात m रूप का है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव जो प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। तो यह हम देखते हैं। देखिए, इस ऑप्शन पे बात करते हैं इस पे। तो यहाँ पे जो हर है वो 2 की घात और 7 की घात के रूप में है, यानी कि 2 की घात और 5 की घात के रूप में नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 की घात तो है लेकिन 2 की घात नहीं है। अब हम जो फर्स्ट ये ऑप्शन बचा है 7/80, तो यहाँ हम जब 7/80 को यानी कि हर है उसको घातांक के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए 80 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, कितने भाग जा रहा है, 2 का 40 बार गया, फिर 2 का गया 20 बार, फिर 2 का गया 10, फिर 2 का गया 5 और फिर 5 का भाग गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुना 5 की घात 1। यानी कि यहाँ पे हम हर है वो 2 की घात और 5 की घात के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत होगा। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 2, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसे 240 और 1029 को भाग देने पर क्रम से 5 शेष बचे। तो देखिए शेष कितना बच रहा है हमारे पास में, 5। तो हम क्या करेंगे, 245 है एक तो, और एक संख्या हमारे पास में 1029। शेष कितना बच रहा है हमारे पास में, इसमें से 5 शेष बच रहा है और यहाँ से भी 5 शेष बच रहा है। अब शेष को हटा देते हैं तो हमारे पास में यहाँ बचा 240, यहाँ पे हमारे पास में बचेगा 1024। अब हमको इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, मैसेप है। क्या निकालना है इनका, मैसेप है निकालना है। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हम क्या निकालेंगे, इनका मैसेप है इनका निकालेंगे। देखिए, अब हम जो भी विधि है उससे हल याद कर लेते हैं, चाहे यूक्लिड विभाजन विधि से हल करें चाहे गुणनखंड विधि से हल करें। तो हम गुणनखंड विधि से बता देता हूँ इसको, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए 240 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 240 इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 120 बार गया, फिर 2 का दिया 60 बार भाग गया, 2 का दिया हमने 30 बार गया, फिर 2 का दिया 15, 3 का दिया इसमें, फिर वह 5 बार गया और 5 का ये दे दिया। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इसके बाद में 1024। 1024 को जब हम अवैध गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 10। 2 की घात 10 का मतलब क्या होता है, 1024। अब हमें इसका क्या निकालना है, मैसेप पे निकालना है। तो मैसेप पे क्या होता है, जो कॉमन फैक्ट जो कॉमन आ रही है उसमें सबसे निम्नतम घात लेते हैं। तो यहाँ देखिए कॉमन हमारे पास में दो दो आ रहा है, तो 2 की सबसे छोटी घात हमारे पास में कितनी है, 2 की घात 4। तो यानी कि 2 की घात 4 हमारा क्या हो जाएगा, मैसेप है। इसको हम दोबारा इसको खोल के लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि हमारे पास में इसका आंसर आएगा 16। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 हमें दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 196 और 38,220 का क्या निकालना में मैसेप है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या हमें क्या दे रखी है, 38,220 और एक दे रखी है हमें 196। तो बड़ी संख्या हमारे पास में ये, छोटी संख्या ये है। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का प्रयोग करने पर। देखिए फर्स्ट चरण देखते हैं इसका। प्रथम जो चरण है, फर्स्ट चरण, देखिए युक्ल विभाजन प्रमेय का क्या होती है हमारे पास में। युक्ल विभाजन प्रमेय का क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। ये हमारे पास में क्या होती है, युक्ल विभाजन प्रमेय का होती है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या हमारे पास में है 38,220। इसमें हम भाग देंगे कितने का, 196 का। कितनी भाग गया इसमें, पहली बार एक बार, यानी कि 196 बार भाग गया हमारे पास में। हमारे पास में यहाँ जब शेष बच जाएगा इसमें से 186, 186 में भाग नहीं जाता, 2 उतार लिया हमने। इसके बाद में भाग गया हमारे पास में 9 बार, तो 196 गुणा 9 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये 1764। तो यहाँ से हमारे पास में शेष बच गए इसमें से 98, हमने 0 उतार ली। फिर इसमें भाग दिया हमने, तो ये भाग गया हमारे पास में कितनी बार, 5 बार। 196 गुणा 5 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 980, और शेषफल बचा हमारे पास में 0। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इसके भाज्य, भाज्य हमारे पास में 38,220, भाजक हमारे पास में 196, गुणा भागफल आया हमारे पास में 195, और शेषफल हमारे पास में क्या बचा, 0। तो हमारे पास में प्रथम चरण में ही शेषफल 0 आ गया है। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल शून्य है। इस स्थिति में भाजक 196 है, अतः में से पे कितना होगा, 196। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, में से पे हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका, 196 में से पे इसका हो जाएगा। देखिए युक्ल विभाजन प्रमेय क्या है, जब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाए, और जिस भाजक से हमारा शेषफल शून्य आ जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, में से पे कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ है। प्रश्न नंबर 4 भी युक्ल विभाजन प्रमेय पे आधारित है। तो इसमें देखिए यहाँ हम इन दोनों संख्याओं पे युक्ल विभाजन प्रमेय का लागू करते हैं। तो बड़ी संख्या हमारे पास में कौन सी है, 867, और छोटी संख्या है 255। तो हम देखिए 867 में भाग देते हैं 255 का, सॉरी 255 का हम भाग देते हैं 867 में। तो हमारे पास में कितनी बार भाग गया है, ये लगभग 3 बार भाग जाएगा। तो 255 गुणा 3 करेंगे हम, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 765। हमारे पास में जो शेषफल बचा वो बचा 102। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले भाज्य, यानी कि क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। देखिए भाज्य हमारे पास में है 867, भाजक हमारे पास में है 255, और भागफल हमारे पास में 3 प्लस शेषफल कितना आया, 2। ये हमारे पास में फर्स्ट चरण हो गया। अब देखिए हमारे पास में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ शेषफल 102 नॉट इक्वल टू 0, अतः हम 255 व 102 पर क्या करेंगे, युक्ल विभाजन प्रमेय का, युक्ल विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब बड़ी संख्या है 255, तो हम देखिए 255 में भाग देंगे 102 का, तो ये हमारे पास में भाग चले जाएगा, 2 बार भाग गया। कितनी बार भाग गया, 2 बार। हमारे पास में आ गया 204, यानी कि शेषफल हमारे पास में कितना बचा, 1 और ये 5, 51 हमारे पास में क्या बच गया, शेषफल बच चुका है। तो यहाँ से भी हम सेकंड चरण में क्या लिखेंगे, इसमें भाज्य जब हमारे पास में हो गया 255, ठीक है, भाजक हमारे पास में 102, भागफल आया हमारे पास में 2 प्लस शेषफल बचा 51। तो यहाँ पे भी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ शेषफल 51 नॉट इक्वल टू 0,
अतः 102 व 51 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू कर देते हैं। यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो देखिए अब हम यहाँ से बड़ी कौन सी है 102 और इसमें भाग देंगे 51 का। तो 102 में हम जब भाग देंगे 51 का तो ये कितनी बार भाग चले जाएगा 2 बार, और शेषफल हमारे पास में क्या बच गया 0। तो यानी कि सेकंड जो चरण है उसमें देखिए भाज्य हमारे पास में कितना आया 51, वो सॉरी 102, और भाजक हमारे पास में 51 गुणा भागफल 2 और प्लस शेषफल में 0। तो यहाँ हमारे पास में शेषफल 0 प्राप्त हो गया, और इस स्थिति में अंतिम भाजक कितना है 51। तो इसका जो मैसेप होगा वो भी कितना होगा 51 होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 51। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, संख्याओं 306 और 657 का HCF यानी कि मैसेप 9 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दो संख्याएं दी गई हैं और हमें दिया गया है मैसेप। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है यानी कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मैसेप और लेसेप के बराबर होता है। यानी कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मैसेप गुणा क्या होता है लेसेप होता है। तो यहाँ हमारे पास में देखिए संख्याएं कौन कौन सी दी हैं। संख्याएं हमें दी है एक तो 306 और 657। मैसेप हमें दिया है 9, लेसेप हमें निकालना है लेसेप। तो लेसेप हम निकालेंगे तो देखिए ये 9 किसके नीचे चल जाएगा, इनके नीचे चल जाएगा, यानी कि 306 गुणा 657 बटे क्या हो जाएगा 9, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 9 चौक 36, और हम 34 गुणा 657 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में जाएगा 22,338। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया ए, यानी कि यह आंसर हमारा सही हो जाएगा। नंबर 6 प्रश्न को देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72, 120 का मैसेप और लेसेप ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो हमें 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 6 के क्या हो गया हमारे पास में 2 गुणा 3, यानी कि ये हो गया 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। 72 को देखते हैं हम। 72 को हम लिख सकते हैं 8 नाम 72, यानी कि 2 की घात 3 और 3 की घात 2। इसके बाद में हम लिख सकते हैं 120। 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। देखिए 120 को सबसे पहले कितने के भाग जाएगा इसमें 2, 60 बार गया, फिर 2 का दिया 30, फिर 2 का दिया 15 बार गया, फिर 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा 5 बार, और फिर 5 का दिया 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब हमें मैसेप निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे मैसेप। तो मैसेप में क्या होता है, इन तीनों में से जो कॉमन आ रहा है, कॉमन हमारे पास में क्या आ रहा है इनमें से, देखिए 3 3 3 कॉमन आ रहा है, और तो 3 की सबसे छोटी घात कितनी है 1 है। तो हमारा जो मैसेप तो आ गया इसमें से, सॉरी इसमें 3, एक तो 3 आ गया, फिर इसके बाद में हमारे पास में 2 भी मिल रहा है इसमें से। तो 2 की सबसे छोटी घात कितनी है हमारे पास में 2 की घात 1। तो हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया 6। ठीक है, तो मैसेप हमारे पास में कितना आ गया 6। अब हम देखते हैं लेसेप। लेसेप हम क्या करते हैं, जो कॉमन आता है, कॉमन हमारे पास में क्या क्या है, एक तो 2 आया, तो 2 की सबसे बड़ी घात लेंगे 3। एक कॉमन आया हमारे पास में 3 मिल रहा है सब में, तो हमने 3 ले लिया, और 3 की सबसे बड़ी घात हमारे पास में कितनी है 2, और इसके बाद में जो भी नहीं मिल रहा है उसको भी हम यहाँ पे ले लेंगे, यानी 5 है, 5 की घात हमारे पास में कितनी आ रही है 1। तो ये हो गए 2 की घात 3 का मतलब 8, 9 और ये 5, यानी कि 9 8 72 गुणा 5 करेंगे तो ये हमारे पास में कितना जाएगा 360। तो मैसे पे 6 हो गया और लेसे पे हमारे पास में 360। तो आंसर नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए,
इसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि से दिया गया है, तो हम क्या करते हैं 96 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 का भाग दिया हमने 48 बार गया, फिर 2 का दिया 24, 2 का गया 12, 2 का दिया इसमें 6, फिर 2 का दिया 3 बार और 3 का भाग दिया 1 बार। तो इसको मैं 2 की घात कितनी लिख सकता हूँ, 2 की घात होगी हमारे पास में 1 2 3 4 5। मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। 404 को भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 404 में देखिए सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो 202, फिर 2 का दिया इसमें 101। अब इसमें डायरेक्ट ही 101 का भाग जाएगा क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। अब देखिए मैसे पे क्या होता है, जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। तो देखिए यहां से हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 की सबसे छोटी घात 2 है और 2 की घात 2 का मतलब कितना हुआ 4। तो मैसे पे हमारा कितना हो गया 4। अब हम लैसे पे देखते हैं इसका लैसे पे। तो लैसे पे हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात, कॉमन कितना है हमारे पास में 2, तो 2 की सबसे बड़ी घात हमारे पास में 5। और फिर इसके बाद में जो भी कॉमन नहीं है उन सबको हमें इसमें शामिल करना है। जैसे 3 की घात 1 भी हमें लेनी है, 101 है उसकी घात में हमें लेनी है। इसका मतलब कितना हुआ, 2 की घात 5 का मतलब 32 गुणा 3 की घात 1 का मतलब 3 और ये 101। 32 गुणा 3 करेंगे तो हम कितने 96 गुणा 101। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 9696। यानी कि लैसे पे हमारा 9696 हो जाएगा और मैसे पे 4 हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ये भी अभाज्य गुणनखंड विधि से संबंधित है और इसमें भी हमें लैसे पे और मैसे पे निकालने हैं। तो 12 का हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 का हम निकालेंगे तो इसको लिखूंगा मैं 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि घातांक के रूप में लिखूंगा तो इसको मैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। इसके बाद में 15, 15 को मैं लिखूंगा तो 3 गुणा में 5, 5 दिया 15, तो 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। 21 को लिखूंगा तो मैं 3 गुणा में 7, यानी कि 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। हम मैसे पे देखते हैं इसका पहले मैसे पे। तो मैसे पे हमारे पास में यानी कि जो कॉमन, अब कॉमन हमारे पास में देखिए 3 3 3 सब में है। तो 3 की सबसे छोटी घात कितनी हुई हमारे पास में, 3 की सबसे छोटी घात हुई 1 और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। तो मैसे पे 3 हो गया। अब लैसे पे देखते हैं। लैसे पे हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में 3 और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 1। इसके बाद में जो नहीं मिल रहा है यानी कॉमन नहीं है उन सबको शामिल करना है। तो 2 की घात 2 भी हम इसमें शामिल करेंगे, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। तो 3, 3 की घात 1 मतलब 3, 2 की घात 2 का मतलब 4 गुना 5 गुना 7। देखिए इसको हल करते हैं तो वो 4 थी 12, 12 पंजी 60 और 60 गुना 7 करेंगे तो आ गया हमारे पास में 420। तो हमारा मैसे पे हो जाएगा 3 और जो लैसे पे आएगा 420, यानी कि आंसर नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, संख्या 38 25 को निम्न रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है और फिर इसको घातांकों के रूप में हमें लिखना है। तो देखिए हम यहां से करते हैं इसको 38 25 38 25। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो हम 3 का भाग इसमें देख के चेक करते हैं। तो 3 का जा रहा है नहीं कर रहा है, कैसे करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी 3 का भाग इसमें जा रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 7 21 बच गए, 3 पंजे 15। अब देखिए इसमें 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 7 5 12 तो 14 15 जा रहा है 3 का भाग। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर 3 पंजे 15। फिर से देखते हैं 3 का जा रहा नहीं, 5 2 7 और 4 11 नहीं जा रहा है, हम इसमें किसी ने को भाग देंगे 5 का। तो 5 8 40 पचम 25, फिर से 5 का गया इसमें, तो ये कितनी बार गया 17 बार गया। 17 एक अभाज्य संख्या तो 17 का ही भाग जाएगा।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1। ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1, हमारे पास में ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। और 10वें प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न नंबर जो 10 है उसको हम देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 10 है, संख्या 44 और 99 के महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल छोटा प्रश्न दिया गया है। तो 44 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, देखिए 44 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 44, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 11। देखिए 2 का 4, 11 चौका 44 हो जाएगा। 99 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 इंटू 11, क्योंकि 3 की 9 और 9 गुणा 11 करेंगे तो 99। अब इसमें से देखिए हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, 11। तो 11 की सबसे छोटी घात 11, 11 घात 1, तो यानी कि में से पे हमारे क्या हो जाएगा, इसमें से 11 हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए हमारा सही हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहे, दो पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, दो पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो अपन जानते हैं दो संख्याओं को जो गुणनफल होता है, संख्याएं कह दो या पूर्णांक कह दो, वो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, निम्न का दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए हमने बताया था जब भी किसी परिमेय संख्या यानी कि हर है वो 2 की घात के रूप में हो, हर किस में होना चाहिए, 2 की घात m या 5 की घात m के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 की घात के रूप में है और 5 की घात के रूप में भी है, तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा कैसे होगा, शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को योग या अंतर होता है। तो देखिए एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का योग, योग या अंतर हमेशा क्या आता है, अपरिमेय। क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। किसी भी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें, तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इनमें से, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 1/√2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये कैसी है, परिमेय संख्या, और नीचे हमारे पास में अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, यहाँ देखिए 7 को हम मानते हैं परिमेय संख्या, लेकिन गुणा में कितना आ रहा है हमारे पास में, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई हमारे पास में, अपरिमेय। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखिए ये भी परिमेय संख्या है और √2 हमारे पास में है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ रहे तो ये भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका मतलब उपरोक्त ये सभी ये अपरिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 15 पर चर्चा करते हैं। ये दिया है संख्याओं 6, 12 और 120 का मैसेप क्या होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं इसको। 6 के हम टुकड़े करते हैं 2 की 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 1, 3 घात 1। 12 को हम करेंगे 2 की घात 2 गुणा 3, क्योंकि 2 की घात 2 गुणा 4, 4 3 12। और 120 को जब हम लिखेंगे तो देखिए 120 के कर लेते हैं हम, कितनी बार भागा, 60 बार, फिर 2 का गया 30 बार, फिर 2 का दिया 15, और फिर इसमें 3 का जाएगा 5 और फिर 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। तो देखिए मैसेप है, यानी कॉमन क्या में मिल रहा है हमारे पास में, 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, 1, और 1 कॉमन आ रहा है हमारे पास में 3, तो 3 की सबसे छोटी घात कितनी है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 3, यानी कि 6 हमारा क्या हो जाएगा, मैसेप है, और आंसर नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का प्रथम और
प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो देखिए इसमें से प्रथम पद तो हमको पता ही लग गया, प्रथम पद ए वो कितना आ गया 5। अब सार्वंतर क्या निकालते हैं इसमें से, सार्वंतर डी। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले पद को घटा के। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरे में से हम 5 को घटा दें, कितना बचेगा 6। तो प्रथम पद तो हमारे 5 और सार्वंतर हमारे पास में 6, यानी कि ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। इसका 40वां कौन सा पद 40 होगा, ये प्रश्न हमें दिया है। देखिए तो यहां से हम देखिए प्रथम पद हमारे पास में, प्रथम पद ए बराबर हमारे पास में कितना है 72। अब हमें दिया है इसमें से सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर डी, यानी कि 70 में से हम कितना घटा दें 72, तो हमारे पास में माइनस का 2। कौन सा पद ए एन दे रखा है, ए एन हमको कितना दे रखा है 40, तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में ए एन होता है। ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 72, प्लस एन का मान हमें निकालना है इसलिए एन ही रहने देंगे। डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी -2, और ये हमारे पास में कितना है 40। ठीक है, ए एन का मान 40, तो 72 प्लस, अब देखिए -2 को एन से गुणा करूंगा तो ये हमारे पास में आ गया कितना माइनस का 2n, माइनस और माइनस करेंगे तो हम क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा 2 बराबर में 40। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास में कितने हो गए 72 और 2 कितने हो गए 74, माइनस 2n बराबर में 40। तो माइनस का 2n बराबर 40, 72 को मैं राइट हैंड साइड, वो 74 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 74 हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ से हमारे पास में जब n की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए हमारे पास में ये कितना बचा 74 में से 4 34, माइनस का 34 बचेगा। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में माइनस का 34 बटे ये 2 जाएगा, और इसका भाग दिया हमने -2 का -34 में भाग दिया तो हमारे पास में 17 बार भाग चल जाएगा, यानी 17वां पद हमारे पास में कितना होगा 40वां होगा। यहाँ देखिए यदि किसी एपी का nवां पद निम्न है तो एपी का प्रथम पद क्या होगा। तो जब भी हमें इस प्रकार का सवाल दिया जाता है तो हम n की जगह हम 1 2 3 रखेंगे, तो यहाँ पे हम n बराबर 1 रख देते हैं, तो a1 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 1, तो देखो 9 एकम 9, 9 और 5 एकम 5, इसमें से हमारे पास में मिलेगा 4। तो हमारे पास में प्रथम पद हमारे पास में कितना आ चुका है, यहाँ से 4 आ चुका है, तो पहला पद हुआ है हमारे पास में 4। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो प्रथम 50 धन पूर्णांक, अब देखिए प्रथम 50 धन पूर्णांक हम देखते हैं, प्रथम 50 धन पूर्णांक, प्रथम देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ऐसे कितने हैं ये टोटल 50 देखने हैं हमको। ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं प्रथम पद ए बराबर वो कितना आ गया 1, सार्वंतर डी 2 माइनस 1 वो भी कितना आ गया 1, और पद हमारे पास में कितने दे रखे हैं n बराबर 50। अब योग निकालना है तो एस एन बराबर क्या होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, इससे निकाल देते हैं n, यानी कि 50 पदों को निकालना है। ठीक है, 50 बटे 2, 2 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, प्लस यहाँ से देखिए हम 50 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1, तो यहाँ से 2 का भाग 50 में दिया 25 बार। ठीक है, यहाँ से 2 गुणा 1 करेंगे तो 2, प्लस 49 गुणा 1 करेंगे हम, 50 में से 1 49, 49 गुणा 1 करेंगे तो हमारे पास में आ गया 49। तो यहाँ से 25 गुणा 49 और 2 कितने हो गए 51। अब देखिए हम इसको गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 हासिल है 2, 25 पंजे 125 और ये आएगा 27, यानी 1275 हमारा क्या हो जाएगा इसमें से आंसर, यानी कि ये प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर जो 20 दिया है, 7 पेंसिल और 5 पेनों को कुल मूल्य 29 रुपए दिया गया, तो बीजगणित रूप में हमें इसे लिखना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, जब भी हमें इस प्रकार का सवाल दिया जाता है तो सबसे पहले हम एक पेंसिल का मूल्य मानेंगे। तो हम यहाँ से देखिए
माना एक पेंसिल का मूल्य हम मानते हैं x रुपए, ठीक है, और एक पेन का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपए। तो उसने कहा है 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 पेंसिलों का 7x हो गए। एक पेन का मूल्य कितना है y रुपए, तो 5 पेनों का मूल्य कितना हो गया 5y हो गया। और कुल रुपए, तो कुल के लिए हम प्लस चिन्ह लगाएंगे, कितना दे रखा है टोटल 29। तो हमारे पास में बीजगणितीय जो रूप होगा 7x प्लस 5y, यानी कि कौन सा होगा 7x प्लस 5y बराबर में 29। तो 7x प्लस 5y बराबर में 29, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। समांतर श्रेणी 2 7 11 वो 2 7 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से प्रथम पद ए बराबर हमको कितना दे रखा है 2, सारवंतर डी, दूसरे में से पहले पद को घटा के 5 आ गए। कौन सा पद निकालना है 11, ए 11, यानी कि ए प्लस में हमें 10 डी निकालना है। तो ए का मान कितना है 2 प्लस 10, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 10 5 50 और 2 52, यानी कौन सा हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा 52। निम्नलिखित संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद में शांत होगा। तो देखिए इसमें जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो हमें हर को देखना है। तो हर में देखिए 2 की घात 5 की घात के रूप में, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन कितने अंकों के बाद में शांत होगा ये, तो हमें यहाँ पे वो देखनी है, इसकी घातांक देखनी है, सबसे बड़ी घातांक देखनी है। 2 की है सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है 5, तो ये 5 अंकों के बाद में ही क्या होगा समाप्त होगा। कितने अंकों के बाद में समाप्त होगा 5 अंकों के बाद में। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। ये दिया है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यदि पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ से क्या कहा उसने, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लीजिए पिता हमारे पास में कितना है x का, ठीक है, तो पुत्र कितने का रह गया x बटे 3 का। तो देखिए ये पुत्र की आयु हमारे पास में आ चुकी है, क्योंकि पिता की x वर्ष मानिए, तो पिता है जो पुत्र से 3 गुना है, तो पुत्र की निकालेंगे तो x यानी कि तिहाई, 1/3 रह गया। ये पुत्र है जो पिता से कितना है 1/3, 5 वर्ष बाद, यानी कि हम इसमें 5 और जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास में किसकी आयु रह जाएगी पुत्र की आयु। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24। देखिए द्विघात समीकरण के मूल, इसमें से कौन से इसके मूल है द्विघात समीकरण के। तो देखिए हम देखते हैं इसको, हमें सवाल दिया है इसमें से 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर में 0। तो सबसे पहले हम इसकी गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में यहाँ से जो गुणनखंड करते हैं इसके, तो देखिए अचर पद हमारे पास में कितना है 6 माइनस 6, और x² गुणा कितना है 2, तो यानी कि गुणा करने पर हमारे पास में आना चाहिए इसके 12, और मध्य पद हमारे पास में कितना है x, तो ये माइनस का 1 बचना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए यानी कि हमारे पास में गुणा करने पर माइनस के 12 और जो जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हम ढूंढते हैं, तो हम देख लेते हैं इसमें से 4 और हमारे पास में बच रहा है 3। तो देखिए यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो बड़ी संख्या के आगे तो लगा दिया हमने माइनस चिन्ह। हमें अंतर निकालना है, अंतर तब आएगा जब हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएं, इनके पीछे क्या लगा देना हमें एक्स, यानी कि ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। तो इसको मैं लिखूंगा 2x² माइनस 4x प्लस का 3 माइनस 6 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया हमारे पास में 2x कॉमन आया, था x माइनस 2 हमारे पास में यहाँ बचा, यहाँ से क्या कॉमन आया 3, तो यहाँ भी x माइनस 2 हमारे पास में बच गया। यहाँ से x माइनस 2 और 2x प्लस में 3 बराबर में 0, या तो x माइनस 2 बराबर में 0, तो x बराबर कितना आ गया 2, या फिर 2x प्लस 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर 3 का पक्षांतरण कर देंगे माइनस 3 हो जाएगा इधर, तो x बराबर माइनस 3 बटे में 2। तो हमारे पास में जो इसके मूल आए वो आए हमारे पास में प्लस का 2 वो माइनस का 3 बटे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। समांतर सीडी ये दे रखी है, यानी कि ये एपी हमें दे रखी है -4 -1 2 5। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना हो गया, -4 हो गया। डी निकालते हैं तो -1, इसमें से हम कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद -4, तो इसको मैं कोष्टक में बंद कर लेता हूँ। तो ये हो गया -1 माइनस माइनस +4, यानी कि हमारे पास में सार मंत्र आया प्लस का 3। 10वां पद निकालना है, यानी कि A10 निकालना है, तो A प्लस में 9D। ए का मान -4 प्लस 9, डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 3, तो -4 प्लस 9 तिया 27, तो हमारे पास में बचेगा ये 23, यानी प्लस का 23, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में सही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस टेस्ट में हमने जितने जो 25% दिए गए थे उनका सॉल्यूशन इसमें दे दिया गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और इसे आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।